हेलो गाइस। इस वीडियो में हम रिएक्ट का इस्तेमाल करके एक क्रड ऐप बनाएंगे और रिएक्ट जेएस को सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल करके हम डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो अब हमें रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके हैं। तो सबसे पहले npm रिएक्ट का यूज करके npm आई इंस्टॉल रिएक्ट का यूज करके भी हम रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम अभी वाइट से रिएक्ट ऐप बनाएंगे। ये ये npm आई रिएक्ट से थोड़ी फास्ट होती है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। तो npm इसके लिए हम इस कमांड को कॉपी करेंगे और अपने VS कोड में हम एक टर्मिनल ओपन करेंगे। VS कोड में टर्मिनल को ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, और इस टर्मिनल में ये कमांड को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट का नेम पूछा गया है, तो हम सिंपली लिख देते हैं एक रिएक्ट ऐप बना रहे हैं। सिंपली लिख देंगे रिएक्ट ऐप। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें रिएक्ट ऐप बनाने हैं तो हम रिएक्ट को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा सिंपली एक फोल्डर बन गया है जिसके अंदर रिएक्ट ऐप है। अब इसका टर्मिनल ओपन करेंगे, ओपन इन टर्मिनल। अब यहाँ पर सिंपली npm आई या npm इंस्टॉल कर देंगे ताकि हमारे सारे नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड हो जाएं, तो हम इस प्रोजेक्ट को रन कर सकें। इसलिए अभी यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर में एक पब्लिक फोल्डर होता है जिसमें हमारी सारी पब्लिक इमेजेस, एसवीजीस और ये सब होता है। और मेन हमारा सोर्स फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट को कोड और लॉजिक सब लिखा जाता है। और इसमें जो हमारी मेन फाइल होती है वो मेन डॉट जेएसएक्स होती है और इसके अंदर ऐप को रेंडर किया गया है। तो सिंपली ऐप डॉट जेएस को यहाँ पर मेन में इंपोर्ट किया है और हमारा ये कोड यहाँ पर कुछ कोड दिया है जो अभी ऐप रन करने के बाद हम देखेंगे। और यहाँ पर सिंपली ऐप डॉट सी एस एस है और इंडेक्स डॉट सी एस एस है। हमारा मेन सारा कोड सोर्स फोल्डर के अंदर ही होता है। अब यहाँ पर एक और फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दी गई है जिसमें हमारा बेसिक इंडेक्स का कोड लिखा हुआ है। अब एक और फाइल होती है पैकेज डॉट जेसन। इसमें हमारे सारे प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन और यहाँ पर स्क्रिप्ट होती है जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और बिल्ड करके हम अपने वर्सल और नेटलिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पे लाइव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी होती है कि हमारा प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैकेज का यूज हुआ है। अभी हमारे पास दो पैकेज हैं, रिएक्ट और रिएक्ट डोम। हम अभी हमारे पास दो डिपेंडेंसी है, रिएक्ट और रिएक्ट डोम। इसी तरीके से हमारा ये पैकेज डॉट जेसन होता है। अब हम सिंपली इस इस ऐप को रन करते हैं, npm रन dev लिख के, तो हमारा कोड रन होगा। ये हमारा कोड लाइव हो गया लोकल होस्ट पर। तो हम सिंपली यहाँ पर देखते हैं, हमें आउटपुट में कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम सिंपली यहाँ पर एक काउंट दिया है जिससे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो हम देखते हैं क्या है कि हम app.js में यहाँ पर सिंपली हमें एक कॉन्स्ट दिया गया है जिसे एक यूज स्टेट हुक बनाया है। अब ये यूज स्टेट हुक क्या होता है, हम चलो देखते हैं। अब यहाँ पर सिंपली जाएंगे react.dev एप्लीकेशन में, वेबसाइट पे, और यहाँ पर सिंपली सर्च करेंगे यूज स्टेट।
तो हमें यूज स्टेट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली यूज स्टेट इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल टू योर कंपोनेंट। कि हमें स्टेट वेरिएबल बनाना हो तो यूज स्टेट का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर उसकी सिंटैक्स दी है और देखते हैं इसका यूज। अब यूज स्टेट हुक के पैरामीटर में हमें एक इनिशियल स्टेट देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एज नेम और टूडूस में हमने इनिशियल वैल्यू दी है। तो जैसे एज की इनिशियल वैल्यू 28 है, तो एज इक्वल टू 28 हो गया और नेम हमारा टेलर है। और सेट एज और सेट नेम से हम इस वैल्यू को चाहे जितनी बार उतनी बार अपडेट कर सकते हैं इस वैल्यू में। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जिसमें एक काउंट स्टेट बनाया है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 देती है और यहाँ पर रेंडर किया है एक बटन को और बटन के अंदर कर्ली ब्रैकेट में काउंट लिखा है। जब भी हमें JSX में अपना जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है तो हम सिंपली कर्ली ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बटन के ऑन क्लिक पे हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब इस फंक्शन के अंदर सेट काउंट को कॉल किया है और उसके अंदर काउंट +1 कर दिया है। तो हमारा इनिशियल वैल्यू काउंट 0 था, उसके अंदर +1 कर दिया। तो इस तरीके से हम जब भी ऑन क्लिक पर क्लिक करते हैं तो हमारा काउंट की वैल्यू बढ़ती है। इस तरीके से हम यूज स्टेट हुक का यूज कर सकते हैं। अब हम अपने कोड में जाते हैं। app.jsx में जो कोड दिया है इसे हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से ये सब भी हटा देते हैं अभी। ये पूरे को ही रिमूव कर देते हैं और यहाँ सिंपली लिखते हैं RAFC। यहाँ पर एम्प्टी ऐप कंपोनेंट बन गया है और ये app.css को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर इसका यूज अभी नहीं है। एसेट्स का भी हमें यूज नहीं है तो इसे भी रिमूव कर देते हैं और पब्लिक फोल्डर में ये SVG का भी अभी यूज नहीं है तो इसे भी रिमूव कर देते हैं। अब जो index.css में ये जो CSS है ये भी अभी हमारे कोई काम की नहीं है तो इसे भी रिमूव कर देते हैं। और मेन जो है इसमें हमारा ऐप को इंपोर्ट किया गया है तो उसे रखते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सिंपली इसमें हम बेसिक CRUD बनाएंगे। तो CRUD बनाने के लिए सबसे पहले हमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे और उसके लिए हम एक सोर्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स में हमारे सारे कंपोनेंट्स रहेंगे जैसे कि हेडर, फॉर्म का लेआउट, फूटर, ये सारी चीजें इस कंपोनेंट के अंदर ही होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेलविन CSS को इंस्टॉल करते हैं ताकि हम इसमें CSS अच्छी तरीके से लगा पाए। तो हम सिंपली जाएंगे टेलविन CSS में और जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे जाकर यहाँ पर हमें फ्रेम गाइड्स में जाना है और हमारा वीट वाला प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर हमने ये वाली कमांड तो पहले ही रन कर चुके हैं क्योंकि हमने वीट वाला प्रोजेक्ट बना लिया है। तो हम सेकंड कमांड से स्टार्ट करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और हमारे टर्मिनल में जाके पहले क्लोज करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा टेलविन CSS इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए वैसे हमें दिए गए स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो सब उसके बाद हमें कहा गया है कि टेलविन config.js में इतनी सी चीज को चेंज करना पड़ेगा, कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो हम कंटेंट चेंज करेंगे। सबसे पहले इसे इंस्टॉल होने, ये इंस्टॉल हो चुका है तब टेलविन config में जाके यहाँ से सिंपली इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हमें index.css में ये 3 लाइन कॉपी करनी है तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
और हम इंडेक्स और CSS में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें दिया है कि प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो सबसे पहले इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली पेस्ट करते हैं और हमारे ऐप को रन करते हैं। npm run dev, इससे हमारा ऐप स्टार्ट हो जाएगा और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। रिलोड करते हैं एक बार, तो हमारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो टेलविन CSS सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पर सिंपली एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, BG ब्लू 300, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब हमें सबसे पहले एक हेडर बनाना है, तो हम कंपोनेंट में जाके एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे header.jsx। अब इसके अंदर सिंपली लिखेंगे RFC, ये हमारा हेडर कंपोनेंट आ गया है और यहाँ पर सिंपली कर लिख देंगे हेडर। अब हम देखते हैं कि हमारे आउटपुट में क्या मिला। यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमें अभी हेडर को अपने मेन एक फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हेडर कंपोनेंट स्लैश हेडर से। तो ये इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर यूज करते हैं हेडर स्लैश। तो अब हमें आउटपुट में हेडर लिख के मिल रहा है। इस तरीके से हम React.js में कंपोनेंट बना सकते हैं। और जब भी हम कंपोनेंट बनाएंगे तब हमें ध्यान रखना है कि कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। अब इस हेडर में हम हेडर बनाते हैं। सिंपली हम टेलविन का कंपोनेंट का यूज करेंगे हेडर बनाने के लिए। तो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, उसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर सिंपली हेडर को पेस्ट करते हैं तो हमें आउटपुट में हेडर मिल जाता है। अब हमें इस ऐप में क्या करना है कि ऐड यूजर पर क्लिक करने पर एक राउट बनाना है जिसके अंदर फॉर्म होगा और जिसमें हमारे यूजर का डेटा जाएगा और वो एक टेबल में स्टोर होगा। इसलिए हम ऐड यूजर पर क्लिक करते ही एक राउट बनाएंगे जिस पे हमारा फॉर्म रेंडर होगा और यहाँ पर एक टेबल कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें सारे यूजर दिखेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हमें राउटिंग करनी पड़ेगी इस रिएक्ट ऐप की। अब रिएक्ट के अंदर इनबिल्ट राउटिंग नहीं होती, तो हमें एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डोम, जिससे हम रिएक्ट में राउटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपली सर्च करते हैं रिएक्ट राउटर और यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी रिएक्ट राउटर की। अब यहाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप रिएक्ट राउटर के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हम जाएंगे ट्यूटोरियल में और सिंपली यहाँ पर एक कमांड दी है npm install react router DOM। इसका यूज करके हम पहले रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनल क्लोज करके उसमें रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे चेक करने के लिए हम पैकेज.json में जाएंगे और यहाँ पर डिपेंडेंसी में देखेंगे तो हमें एक नया पैकेज मिलेगा रिएक्ट राउटर डोम जिसका वर्जन है 6.22.3। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे ऐप में कितने पैकेजेस हैं। इस डिपेंडेंसी में हमें सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। अब हम
इस राउटर की यूज करेंगे। तो सबसे पहले app.jsx में जाएंगे। यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डोम में से पहला ब्राउजर राउट्स और राउट को। अब हमें राउटिंग करने के लिए सबसे पहले ब्राउजर राउट में सबको रैप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्राउजर राउट लिखेंगे, इसके अंदर हमें सब चीज़ों को रैप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडर आएगा और सब उसके बाद आएगा हमारे पास राउट्स, जिससे हम राउट्स चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर पर्टिकुलर राउट आएगा, रूट आएगा, पर्टिकुलर रूट आएगा, जिसमें हमारा यूआई रेंडर होगा उस पेज पे। तो यहाँ पर हम राउट में सबसे पहले हम दे सकते हैं पाथ। हम एग्जाम्पल में इसका पाथ दे देते हैं होम, और यहाँ पर देंगे एलिमेंट। यहाँ पर हमें देना पड़ेगा कि हमें कौन सा एलिमेंट रेंडर करवाना है। तो यहाँ पर सिंपली ट्रायल के लिए यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट बना देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं home.jsx, और यहाँ पर सिंपली होम लिखते हैं। अब यहाँ पर होम को रेंडर करवाते हैं। तो हमें होम राउट पे, अब इस ऐप को रन करते हैं, हमें होम राउट पे होम वाला कंपोनेंट दिखेगा। तो ये हमारा रन हो चुका है, देखते हैं। सिंपली यहाँ पर /होम लिखने पे तो यहाँ पर हमें होम राउट पे होम हेलो मिल रहा है। इसी तरीके से हम पहले हेडर को कमेंट आउट करते हैं। तो हमें यहाँ हेडर मिल रहा है और ये हमारा होम पेज है। अब सिंपली हम मेन राउट पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे कि ऐड यूजर पर क्लिक करते ही हमारे पास एक नया पेज रेंडर हो, जिसके अंदर हमारा फॉर्म हो, जिसके अंदर हम लोग डेटा फिल कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट में एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, जिसका नाम रखेंगे ऐड फॉर्म, क्योंकि इसमें हम लोग डेटा ऐड करेंगे इस फॉर्म से। तो सिंपली यहाँ पर RAFC लिख के एंटर मारते हैं तो हमारे पास कंपोनेंट बन गया है। यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं ऐड डेटा, और यहाँ पर मेन राउट में जाकर हम एक नया राउट बना देते हैं, जिसमें /ऐड पे हमारा ऐड फॉर्म वाला कंपोनेंट रेंडर होगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब हम देखते हैं आउटपुट में। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर /ऐड लिखते हैं, सिंपली ऐड लिखते हैं तो हमें ऐड डेटा वाला राउट मिल जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना फॉर्म बनाते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इनपुट्स लेंगे। तो यहाँ सिंपली सबसे पहले एक फ्रेगमेंट लगा देते हैं। इसके अंदर हम लोग एक डिव बनाएंगे। ये डाटा को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इस डिव के अंदर हमारा फॉर्म रहेगा, और ये सिंपली एक्शन को रिमूव कर देते हैं। फॉर्म के अंदर हमारे इनपुट्स रहेंगे। और यहाँ इनपुट का लेबल रहेगा। तो यहाँ सिंपली लिख देते हैं फर्स्ट नेम।
अब हम अपने आउटपुट में देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये इनपुट बन चुका है। अभी यहाँ पर कोई CSS नहीं दी है, इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर हम फॉर्म की स्टाइलिंग करने के लिए हम सिंपली स्टाइल को हमारे गिटहब के कोड से कॉपी करेंगे। इस गिटहब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप स्टाइलिंग कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम बनाते हैं, तो इसे सिंपली कॉपी कर लेते हैं और अपने कोड में पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हमारा सिंपल फॉर्म बन गया है। अब यहाँ पर ये थोड़ी स्टाइलिंग और दे देते हैं। हम अब यहाँ पर एक डिव लगाएंगे, और इस डिव के क्लास में हम डार्क, इसका बैकग्राउंड कर देंगे डार्क बीजी ग्रे 800। अब इस डिव को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कर देंगे, तो हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्म बन चुका है। और यहाँ पर इसकी हाइट दे देंगे, इसकी हाइट दे देंगे स्क्रीन, तो हमें यहाँ पर फॉर्म दिख रहा है। अब इस फॉर्म को हैंडल करने के लिए हमें हर इनपुट में एक ऑन चेंज इवेंट लगाना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर लिखते हैं ऑन चेंज इवेंट, और इसमें एक फंक्शन पास कर देते हैं जिसका नाम रखते हैं हैंडल चेंज। अब यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल चेंज, कॉन्स्ट हैंडल चेंज, और इस फंक्शन में सिंपली हम लॉग करके देखते हैं कि ये फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब हम सिंपली आउटपुट में जाएंगे और यहाँ पर कुछ भी लिख के देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, कुछ हमें एरर मिल रही है यहाँ पर। पहले उसे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो सिंपली हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पर सिंपली प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन सही से वर्क कर रहा है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इस हैंडल चेंज फंक्शन में हम हर इनपुट की वैल्यू को लेंगे और एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। तो सबसे पहले एक यूज स्टेट बनाएंगे जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर रहेगा। तो यहाँ पर उसका नाम रख देते हैं एक यूज़र, या हम लोग एम्प्लॉय के डेटा स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय और सेट एम्प्लॉय। यहाँ पर सिंपली एक यूज स्टेट बनाएंगे और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू में हम सिर्फ एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देंगे। अब यहाँ पर हम लोग हैंडल चेंज फंक्शन पास किया है, तो यहाँ पर हम लोग उसका नेम, इस इनपुट का नेम और उसकी वैल्यू को गेट करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर कॉन्स्ट को डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पर हम नेम और वैल्यू को एक्सेस करेंगे ई डॉट टारगेट में से। तो हमें नेम और वैल्यू मिल जाएगी। सिंपली हम लॉग करके देखते हैं नेम और वैल्यू का। तो हमें यहाँ पर नेम में फर्स्ट नेम और यहाँ पर वैल्यू में हमने जो यहाँ टाइप कर रहे हैं वो दिख रहा है। तो हमारा ये सही से वर्क कर रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे हम यूज स्टेट में स्टोर कर देंगे और नेम को बना देंगे यूज। हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे यूज स्टेट में स्टोर कर देंगे और नेम को हम की दे देंगे ऑब्जेक्ट की, और
वैल्यू हमारी हो जाएगी ये इनपुट की वैल्यू। तो सिंपली करते हैं यहाँ पर हम सेट एम्प्लॉय वाला फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इसके अंदर हम प्रीवियस डेटा को पहले डिस्ट्रक्चर करेंगे और उसके बाद हमारा न्यू डेटा ऐड करेंगे। तो उस डेटा का की रहेगी हमारा नेम और उसकी वैल्यू रहेगी हमारे इनपुट की वैल्यू। तो इस तरीके से हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं और सिंपली हम एम्प्लॉय का लॉग करके देखेंगे। तो लॉग एम्प्लॉय, तो हमें अभी सिंपली एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब जैसे ही हम इसमें लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें फर्स्ट नेम और वैल्यू में हमारी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सब में ये हैंडल चेंज फंक्शन को कॉल कर देंगे ताकि हमें अलग अलग यूज केस नहीं बनाने पड़ेंगे सबके लिए। ये एक ही फंक्शन से हम सारा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और सब इनपुट में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर नेम देना रिक्वायर्ड है क्योंकि उसी नेम से हमारा ऑब्जेक्ट की बनेगी। तो यहाँ पर सिंपली इसे हर जगह पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम इस तरीके से अपने डेटा को हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, पहले डेटा फिल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम दे दिया है, लास्ट नेम दे दिया है, तो हमें देखो ऑब्जेक्ट में हमें आउटपुट में मिल रहा है। और जैसे ईमेल देते हैं तो हमें ईमेल भी मिल रहा है, फ़ोन नंबर, और हमें पोजीशन देते हैं जैसे कि वो रिएक्ट डेवलपर है। तो यहाँ पर आउटपुट में हमें सब कुछ दिख रहा है। तो हमारा हैंडल चेंज फंक्शन सही से वर्क कर रहा है। अब इसी तरीके से इस फॉर्म को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर ऑन सबमिट लगाएंगे और इस ऑन सबमिट में एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम रहेगा हैंडल सबमिट। अब हम इस डेटा को फिल करने के बाद जब भी हम यहाँ पर पहले एक फंक्शन बना देते हैं कॉल हैंडल सबमिट। अब सिंपली हम इस फॉर्म को फिल करने के बाद जब भी हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये डेटा किसी स्पेसिफिक जगह पर स्टोर होना चाहिए। तो हम इसे अभी के लिए एक एरे में स्टोर कर देंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर हैंडल्स में पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देते हैं ताकि हमारा डेटा सबमिट करने पे रिलोड ना हो, हमारा फॉर्म सबमिट करने पे रिलोड ना हो। तो यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देंगे और सिंपली यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय को अभी लॉक करके देखते हैं कि हमारा हैंडल सबमिट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, उसे सही करते हैं। अब यहाँ पर सिंपली हम कुछ डेटा फिल करते हैं। तो सिंपली फर्स्ट नेम में हम दे देते हैं जॉन, लास्ट नेम में दे देते हैं कुछ भी जॉन विक, ईमेल एड्रेस उसका john@123gmail.com, उसका नंबर दे देते हैं कुछ भी
और वो समझ लो रिएक्ट डेवलपर है अभी। अब इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमें सारा डेटा यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर जैसे इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम एक एरे में स्टोर कर देंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हैंडल सबमिट पे क्लिक होने के बाद एक पहले एरे बनाते हैं जिसमें सारा डेटा रहेगा। तो कॉन्स्ट स्टेट बना देते हैं डेटा, और यहाँ पर सेट डेटा, और यहाँ पर यूज स्टेट बनाते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू हम रख देते हैं एक एरे। अब सिंपली वो डेटा को हम इस एम्प्लॉय वाले डेटा को हम इस एरे डेटा में स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि सेट डेटा को कॉल करेंगे और इसमें हम प्रीवियस वैल्यू ऐसे एक कॉलबैक फंक्शन देंगे जिसमें हमें प्रीवियस वैल्यू मिलेगी, और सिंपली यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू को स्प्रेड कर देंगे और नई वैल्यू को ऐड करेंगे। तो नई वैल्यू है हमारी एम्प्लॉय। इस तरीके से हम सेट डेटा में अपना ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम सेट डेटा का यूज़ करके डेटा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, और सिंपली यहाँ पर लॉग करते हैं डेटा का। तो हम पहले इसे फिल करते हैं, और सबमिट करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। इस तरीके से हम अपने डेटा को एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि हमारा ये स्टोर हुआ डेटा को हम एक टेबल के अंदर डिस्प्ले कराएंगे। हम एक टेबल के अंदर डिस्प्ले कराएंगे। तो सिंपली उसके लिए हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे टेबल डॉट जेएसएक्स। यहाँ पर हमें सारा डेटा रहेगा। अब यहाँ पर हमने सिंपली टेबल कंपोनेंट बना दिया है। अब इस टेबल कंपोनेंट में हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा एरे में जो स्टोर हो रहा है उस डेटा पर हम मैप मेथड का यूज करके वो डेटा को प्रिंट करवा देंगे। तो सिंपली पहले यहाँ पर एक डेटा बनाते हैं जॉन विक नाम से, ईमेल एड्रेस ये डाल देते हैं और फ़ोन नंबर कुछ भी डाल देते हैं, और ये है फ्रंट एंड डेवलपर। अब इस डेटा को जब हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर एरे के अंदर हमें ये डेटा मिलता है। अब इस डेटा को हम मल्टीपल बार सबमिट करके स्टोर करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 7 एरे के अंदर 7 ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस एरे के सारे डेटा को हम टेबल में प्रिंट करेंगे। तो एक सबसे पहले न्यू राउट बनाएंगे। तो हम राउट बनाने के लिए मेन राउट बनाएंगे होम वाला। तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे इंडेक्स। अब हम सिंपली इंडेक्स का यूज करके जब भी हमारा रिएक्ट ऐप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इस पेज को रेंडर करवा सकते हैं। तो अब टेबल कंपोनेंट को यहाँ पर हमने रेंडर करवाया है। तो अब सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर सिंपली टेबल वाले में जाके यहाँ पर लिख देते हैं टेबल कंपोनेंट। तो यहाँ पर सिंपली हमें दिख रहा है कि ये टेबल कंपोनेंट है। अब यहाँ पर हम लोग टेबल बनाएंगे। तो सिंपली हम अपने गिटहब में से कोड को
CSS और HTML को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर ये मेन div को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली हमने ऐसा टेबल का UI बना दिया है। अब हमें इसमें क्या करना है कि सारे पूरे एरे को यहाँ पर हमारे पूरे एरे के डेटा को यहाँ पर प्रिंट करवा देना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि ये टी बॉडी में जो भी कस्टम डेटा दिया है उसे पहले रिमूव कर देंगे। और सबसे पहले हमारे ये जो फॉर्म में इस एरे को हमें टेबल में ले जाना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस को ये वाले स्टेट को हम अपने मेन में रख लेते हैं ऐप में यहाँ पर, और हम सिंपली यहाँ से प्रॉप्स के थ्रू हम टेबल और ऐड फॉर्म में इस स्टेट को पास करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली प्रॉप्स पास करने के लिए यहाँ पर पहले प्रॉप्स का नाम और उसमें हम इस डेटा को पास कर देंगे। अब इसी तरह इस डेटा को हम ऐड फॉर्म वाले पेज में भी पास करेंगे। फिर सेट डेटा को भी हम ऐड फॉर्म वाले पेज में पास करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे सेट डेटा और उसके अंदर हम अपना सेट डेटा दे देंगे। अब यहाँ पर ऐड फॉर्म में हमें इस डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा। तो सिंपली हमें इसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पर प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डेटा और सेट डेटा। अब हमारा ये ऐप सही से वर्क कर रहा होगा। अब सिंपली हम लोग ऐड वाले राउट पे जाएंगे और यहाँ पर पहले फॉर्म फिल करेंगे। तो सबसे पहले नाम लिख देते हैं कुछ भी और सबमिट कर देते हैं। तो हाँ, यहाँ पर हमारा ये सबमिट हो रहा है और ये स्टेट सही से वर्क कर रही है। अब हम अपने टेबल वाले पेज पे जाएंगे और उस डेटा को प्रिंट करवा देंगे। तो सिंपली हम टेबल वाले कंपोनेंट में डेटा लिख के डेटा को डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पर सबसे पहले लॉग करते हैं डेटा का। तो अभी हमें एम्प्टी डेटा मिल रहा है क्योंकि हमारा पेज रीलोड हो चुका है। तो हमें फिर से डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली ऐड वाले राउट में जाके हम यहाँ पर डेटा ऐड करते हैं। हम कुछ ज़्यादा जैसे हमने यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट बना दिए। अब टेबल वाले पेज पे जाते हैं हम और यहाँ पर हमें डेटा अभी भी एम्प्टी मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर सिंपली देखा अभी हमें एम्प्टी एरे मिल रहा है जबकि हम डेटा ऐड कर रहे हैं। जबकि हम डेटा ऐड कर रहे हैं तब भी हमें, जैसे कि हम डेटा ऐड करते हैं तब भी हमें टेबल में डेटा एम्प्टी मिल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम हेडर में जाएंगे। हेडर में यहाँ पर जहाँ हमने सिंपली जहाँ हमारा सिंपली होम दिख रहा है वहाँ पर हम एक रिएक्ट राउटर डोम का लिंक का यूज करेंगे। लिंक का यूज बेसिकली जैसे HTML में एंकर टैग का यूज होता है वैसे
हम लोग रिएक्ट राउटर डोम का लिंक का यूज करके हम नेविगेट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली स्लेश पे हम लोग इसे नेविगेट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे सिंपली होम। तो यहाँ पर सिंपली हमें होम मिल रहा है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर राउट चेंज करता हूँ, हमारा एड राउट है, तो यहाँ पर सिंपली होम पे क्लिक करते हुए हम होम पे आ जाते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास एक एड यूज़र है, तो हम अपने एड यूज़र पे क्लिक करके हमारे एड फॉर्म वाले पेज पे जा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे नेविगेट, और इसमें हम लोग रिएक्ट राउटर डोम का यूज नेविगेट का यूज करेंगे। इसका यूज करके हम किसी भी पेज पे रेंडर करवा सकते हैं। किसी भी पेज पे हम नेविगेट हो सकते हैं। इस यूज नेविगेट का यूज करके हम किसी भी पेज पे नेविगेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पर यूज नेविगेट, और हम अपने इस बटन पे ऑन क्लिक लगाएंगे और वहाँ पर नेविगेट कर देंगे स्लैश एड पे। तो यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, इस बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं, और यहाँ पर सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन, यहाँ पर सिंपली, और यहाँ पर सिंपली हम नेविगेट का यूज करके इसे स्लैश एड पे नेविगेट कर देंगे। तो हम इसे रन करते हैं। सबसे पहले तो हम इस एड यूजर पे क्लिक करते ही हमारे फॉर्म पे आ जाते हैं। अब होम पे क्लिक करते ही हमारा होम पेज आ जा रहा है, और एड यूजर पे क्लिक करते ही हम फॉर्म पे रेंडर हो रहा है। अब इसी तरीके से हम पहले डेटा ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं डेटा और सबमिट करते हैं। तो हमारे एरे में डेटा आ चुका है। अब सिंपली हम टेबल में जाएंगे तो हमें वो डेटा दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली इस डेटा पे मैप चला देंगे। तो हमें जब भी JSX में जब HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखना होता है, तो हम एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसके अंदर हम डेटा डॉट मैप का यूज करेंगे, और यहाँ पर सिंपली पहले हम फर्स्ट नेम को प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल रो क्रिएट करते हैं जिसके अंदर टेबल डेटा देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं पर्टिकुलर यूजर, पर्टिकुलर यहाँ पर एम्प्लॉय आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपली एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, इसे भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो हम अभी आउटपुट देखते हैं। तो अभी हमारा डेटा एम्प्टी हो चुका है। तो फिर से हम फॉर्म फिल करके डेटा ऐड करते हैं। तो हमारा डेटा आ चुका है। अब हम टेबल पे जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमें कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, चलो देखते हैं। सिंपली पहले हम इसमें लॉग कर देते हैं एम्प्लॉय का।
डेटा ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर डेटा मिल रहा है, तो हम सिंपली पहले फर्स्ट नेम को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर टेबल रो के अंदर टेबल डेटा में हम एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम दे देंगे। इसे हम करली ब्रैकेट के अंदर देंगे। अभी भी हमारे पास कुछ रेंडर नहीं हो रहा है। फिर से ऐड करते हैं डेटा। अब हमारे पास डेटा ऐड हो गया, तब भी यहाँ पर रेंडर नहीं हो रहा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पर हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट को ऑन किया है। तो सिंपली हम जब भी करली ब्रैकेट किसी भी मेथड के अंदर यूज करते हैं तो हमें रिटर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंपली रिटर्न करेंगे और ये सब इसके अंदर लिख देंगे। हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर देखो मिल जाता है डेटा देखने को। अब हमने एक ही डेटा बार बार एंटर किया है तो हमें सब देखे जोन 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 देखने को मिल रहा है। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। यहाँ पर हमें जोन देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपली इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग सिंपली हम गिटहब से कॉपी कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे टेबल JSX में। यहाँ पर सिंपली हमने मैथ मेथड का यूज किया है, इतने को कॉपी कर लेते हैं और अपने कोड में पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको रिमूव कर देते हैं, पर इसका कुछ काम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना लिखते हैं और इसे रिमूव करते हैं और इसे पहले कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे सबसे पहले एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय की ईमेल आईडी, यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट ईमेल। हमने ऑब्जेक्ट में जिस नाम से यहाँ पर स्टोर किया होगा वही नाम यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर हमारा आएगा सिंपली एम्प्लॉय डॉट पोजीशन और यहाँ पर हमने और क्या दिया था देखते हैं, फोन नंबर। तो एम्प्लॉय डॉट नंबर और यहाँ पर सिंपली एडिट यूजर है। तो अब कुछ डेटा ऐड करते हैं पहले। जैसे हमने डेटा ऐड किया तो हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब हमारा ये पोजीशन वाला एम्प्टी आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम पोजीशन की स्पेलिंग कॉपी करते हैं और यहाँ पर
पेस्ट कर देते हैं सिंपली। अब देखते हैं आउटपुट में। हाँ, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम सिंपली लोगो बनाएंगे। हम यहाँ पर लोगो में सिंपली एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पर हमें ईमेल भी नहीं दिखने को मिल रहा है। पहले सिंपली हम ईमेल का कुछ करते हैं। यहाँ पर जाके ईमेल मैंने कैपिटल दिया है, यहाँ पर मैंने स्मॉल लिखा, तो यहाँ पर सिंपली कर देते हैं ईमेल। तो यहाँ पर सबकी ईमेल भी दिख रही है। अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर लोगो बनाना है। तो लोगो में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर लेंगे। तो सबसे पहले कि एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम में का फर्स्ट लेटर लेंगे। तो हम लिखेंगे कैर एट का यूज करके हम फर्स्ट लेटर को ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ आगे हमें फिर से डेटा फिल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेटर लेंगे तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो हमें J मिल गया है। और इसमें ऐड करेंगे, हम सिंपली पहले इसे नीचे ले लेते हैं और इसमें ऐड करेंगे एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, उसका भी हम लेंगे फर्स्ट लेटर कैरेक्टर एट 0 से। तो यहाँ पर लोगों में हमारे पास J और W आ गया है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे टू अपर केस और यहाँ पर डॉट लगा देंगे। हमारे पास बार बार डेटा एम्प्टी हो रहा है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, मेन में जाके हम इनिशियल डेटा में फर्स्ट ऑब्जेक्ट दे देते हैं। तो हम यहाँ पर एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं जिसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट नेम लिख देते हैं श्लोक, लास्ट नेम दे देते हैं त्रिपाठी, इसकी ईमेल दे देते हैं श्लोक@123gmail.com और नंबर में सिंपली दे देते हैं 1 to 10, कुछ भी दे देंगे। और क्या रह गया हमारे पास, पोजीशन। हाँ, तो उसकी पोजीशन दे देंगे जैसे रिएक्ट डेवलपर। तो हमें बार बार अब डेटा फिल करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर लोगो बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले एक डेटा को ऐड करते हैं जिसका हम नाम रखते हैं सिंपली आयरन मैन ले लेते हैं। आयरन सिंपली आयरन मैन ले लेते हैं। तो सबसे पहले आयरन इसमें लिख देते हैं मैन, उसकी ईमेल आईडी आयरन मैन @gmail.com। फ़ोन नंबर में उसका फ़ोन नंबर कुछ भी डाल देते हैं। पोजीशन में इसे लिख देते हैं मैकेनिकल इंजीनियर। और जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमें
टेबल में न्यू डेटा दिख जाता है। अब हम क्या करेंगे कि जब भी हमारा ये फॉर्म सबमिट हो तो हम टेबल वाले राउट पे टेबल वाले पेज पे पहुंच जाएं। जब भी हमारा ये डेटा सबमिट होए तब हमारा टेबल वाला पेज रेंडर हो जाए। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि हम एड फॉर्म वाले डेटा में जाएंगे। यहाँ पर हैंडल सबमिट में सबसे पहले एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे, जैसे हमने हेडर में बनाया था। उसका नाम रखेंगे नेविगेट और यूज नेविगेट हुक का यूज करेंगे और इसे हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डोम से। तो यहाँ सिंपली इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। अब यहाँ पर जब भी हमारा फॉर्म सबमिट हो उसके बाद हम उसे नेविगेट कर देंगे स्लेस वाले पेज पे। सिंपली ये हो गया। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, फिर से कोई डेटा ऐड करते हैं। सिंपली आयरन मैन का ही कर देते हैं। नहीं, चलो चेंज करते हैं डेटा। अब हम करेंगे कैप्टन अमेरिका। अमेरिका, इसकी मेल आईडी captain@123 captain123@gmail.com। इसका फ़ोन नंबर भी हम कुछ भी डाल देंगे और इसे दे देंगे हम सिविल इंजीनियर। और जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हम इस वाले पेज पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमें सेकेंड लोगो में सेकेंड लेटर हमें स्मॉल मिल रहा है। तो हमारा वहाँ देखते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने टू अपर केस का यूज़ नहीं किया है, तो फिर से हम ये टू अपर केस यहाँ से कॉपी करते हैं और लास्ट नेम के बाद भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो हमें कैपिटल में मिल रहा है। अब सिंपली हम बनाएंगे एक नया राउट और उसमें इस डेटा को एडिट करना भी सीखेंगे। अब एडिट करने के लिए सबसे पहले एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें हमारा फिर से वही फॉर्म होगा और जो उसके अंदर हम डेटा को एडिट करेंगे। तो बनाते हैं। अब हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, एक एडिट यूजर वाला कंपोनेंट बनाना है। हम सिंपली यहाँ पर एडिट यूजर वाला कंपोनेंट बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सिंपली कंपोनेंट में एक न्यू कंपोनेंट बनाना है जिसका नाम रखेंगे हम लोग एडिट यूजर डॉट JSX। इसके अंदर RX करके न्यू कंपोनेंट बन गया। इसका नाम रख देते हैं एडिट। बट अभी इस एडिट यूजर वाले कंपोनेंट को हम डायरेक्ट एडिट वाले राउट से एक्सेस नहीं कर सकते। अब उसके लिए हम लोग एक नया राउट बनाएंगे। यहाँ पर हम एक नया राउट बनाएंगे और उसके पाथ में हम सिंपली देंगे एडिट स्लेस कॉलन करके आईडी। हमें पर्टिकुलर आईडी का डेटा मिलेगा कि हमें किस आईडी का डेटा यहाँ पर एडिट करना है। और यहाँ पर एडिट यूजर वाला कंपोनेंट रेंडर करवा लेते हैं। तो एडिट यूजर लिखते हैं और यहाँ ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रॉप्स में भी हमने डेटा पास कर दिया है। अब सिंपली हम इस कंपोनेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एडिट लिखा है, तो हम इस राउट पे नहीं जा पा रहे क्योंकि हमें सिंपली कुछ आईडी देनी पड़ेगी इस राउट पे जाने के लिए। तो यहाँ पर देखो सिंपली एडिट लिख के आ गया है। तो हमें जब भी किसी डेटा को एडिट करना पड़ेगा तो उसकी स्पेसिफिक हमें आईडी देनी पड़ेगी कि उस पर्टिकुलर आईडी का डेटा हमें एडिट करना है। यहाँ पर हम आईडी कुछ भी दे सकते हैं और इस आईडी को हम गेट भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब
तो हम सिंपली अब क्या करेंगे कि हमारा इस डेटा में सिंपली आईडी भी ऐड कर देते हैं। तो ऐप में जाके यहाँ पर सिंपली आगे एक आईडी लिख देते हैं और वहाँ पर आईडी में हम सिंपली 1 दे देते हैं। तो हमारी आईडी क्या हो गई 1। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एडिट यूज़र पर क्लिक करने पर हम एडिट वाले पेज पे जाएंगे और हमें उसका डेटा फॉर्म में फिल होके मिलेगा। तो हम सिंपली पहले क्या करते हैं कि एडिट यूज़र पर क्लिक करने पर हम एडिट वाले पेज पर जा सकें। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ पर हमने जहाँ एडिट यूज़र लिखा है वहाँ पर हम सिंपली एक लिंक लगाएंगे और इस लिंक में हम 2 में पाथ देंगे हमारे एडिट वाले राउट का और सिंपली हमें यहाँ पर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की आईडी भी देनी है। तो यहाँ पर सिंपली हम ऐसे नहीं, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर और इस कर्ली ब्रैकेट में हम बैकटिक्स लगाकर यहाँ पर स्लैश पाथ देंगे एडिट और पर्टिकुलर एम्प्लॉय की आईडी देंगे। तो यहाँ पर स्लैश लगाकर डॉलर का साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें देंगे एम्प्लॉय डॉट आईडी। तो पर्टिकुलर आईडी पे ये ओपन होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको लिख देते हैं इसके अंदर। तो अब हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब जैसे ही हम एडिट यूज़र पर क्लिक करेंगे तो हम एडिट स्लैश 1 पर पहुँच गए हैं क्योंकि हमने उसकी आईडी 1 दी थी। तो एडिट स्लैश 1 पर हम आ चुके हैं। तो अब हम इस तरीके से हम एडिट यूज़र वाला पेज रेंडर करवा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक फॉर्म बनाएंगे। तो हम सिंपली फॉर्म को तो हम यहाँ पर ऐड फॉर्म में जो फॉर्म बनाए हैं उसी को कॉपी कर लेंगे और एडिट यूज़र वाले में पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर उसका फंक्शन भी ले लेते हैं। इस लोग को यहाँ से हटा देते हैं। ये हैंडल चेंज और हैंडल सबमिट। अब यहाँ पर सिंपली हम डेटा और सेट डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लिया है। अब यहाँ पर लॉग करते हैं डेटा का। तो हमें एडिट यूज़र वाले में एक डेटा मिल जाता है जिसकी आईडी 1 है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास मल्टीपल डेटा होगा यहाँ पर। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर इस आईडी को गेट करेंगे हमारे कंपोनेंट में। यहाँ पर जैसे कि हम अभी हमारी आईडी है 1, तो इसे गेट करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए रिएक्ट आउटर डोम में एक हुक होता है जिसका नाम है यूज पैराम। तो उसके लिए हम पहले एक कॉन्स्ट बनाएंगे और यहाँ पर सिंपली आईडी लिखेंगे। आप ध्यान रखना जो भी आपने नाम यहाँ पर दिया हो, जो भी आपने राउट के पाथ में जो नेम दिया हो वही नाम आप यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करते हुए लिखें और उसके बाद यहाँ पर सिंपली यूज पैराम्स का यूज करेंगे और इसे इंपोर्ट कर लेंगे। और इसे यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सिंपली आईडी का लॉग करते हैं
तो यहाँ पर हमें आउटपुट में 1 मिल गया है, तो हमने आईडी सक्सेसफुली गेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे एरे में से हम पर्टिकुलर आईडी का डेटा को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम फाइंड मेथड का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट फाइंड डेटा या फाइंड एम्प्लॉय नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। इसके अंदर हम अपने डेटा के ऊपर एरे की फाइंड मेथड का यूज करेंगे। ओके, और सिंपली यहाँ पर एम्प्लॉय और उसमें एम्प्लॉय की आईडी और हमारे यूज पैराम्स का यूज करके जो हमने आईडी गेट की है, वो आईडी अगर सेम हो तो हमें वो पर्टिकुलर डेटा फाइंड करके यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमें आईडी मिलेगी, वो हमें स्ट्रिंग में मिलेगी, तो इसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं नंबर और इसके अंदर हम अपनी आईडी को डाल देते हैं। तो हम सिंपली अब लॉग करते हैं फाइंड एम्प्लॉय, फाइंड एम्प्लॉय का ये 8 लाइन का लॉग देखेंगे। तो हमें तो हमें तो हमें सिंपली आउटपुट में हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा होते तो उसमें से ये हमें ये फाइंड करके दे देता। तो हमें मिल चुका है फाइंड एम्प्लॉय से। अब इस एम्प्लॉय का डेटा हमें फॉर्म में फिल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनपुट में हम सब में वैल्यू दे देंगे और वैल्यू के अंदर फाइंड एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम देंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिख के आ गया है फर्स्ट नेम। अब इसी तरीके से हम सब में वैल्यू दे देंगे। यहाँ पर हम दे देंगे लास्ट नेम। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली देंगे ईमेल। उसके बाद हम देंगे नंबर। और यहाँ पर हम दे देंगे पोजीशन। तो हमें यहाँ पर फॉर्म में डेटा फिल होके मिल चुका है। अब हम यहाँ पर एडिट करेंगे और इस डेटा को हम अपने मेन डेटा में पुश कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ हैंडलर सबमिट में इस सेट डेटा में हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे अपडेट डेटा नाम से। इसके अंदर हम अपने डेटा पे मैप मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय को गेट कर लेंगे और यहाँ पर सिंपली हम एक टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे एम्प्लॉय डॉट ID ट्रिपल इक्वल टू नंबर ID। अगर हमारी आईडी मैच हो तो हम उस आईडी का डेटा को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली एरो को स्प्रेड करेंगे तो हम यहाँ पर सिंपली पर्टिकुलर एम्प्लॉय के डेटा को
स्प्रेड करेंगे और हमारा अपडेटेड डेटा यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली हमने जैसे यहाँ पर हैंडल किया है तो एक स्टेट बना देते हैं कॉन्स्ट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट और यहाँ पर लिख देते हैं सेट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट और यहाँ पर यूज स्टेट बनाएंगे और यहाँ पर सिंपली लिख देंगे सेट एम्प्लॉय और हमारे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। इसमें हमने सिंपली ये किया है कि एम्प्लॉय की आईडी और पैराम्स से गेट की हुई आईडी अगर मैच हो जाए तो वो डेटा को हमने अपडेट कर दिया है। अगर अगर मैच नहीं होती तो हमने वह सिंपली वही डेटा को ऐड कर दिया है। अब हम सेट डेटा में सिंपली अपडेट डेटा को डाल देंगे। तो हम इस कोड को यहाँ पर चेक करते हैं तो स्लोप यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है एम्प्लॉय इज नॉट डिफाइंड तो हमने यहाँ पर हमें सिंपली यहाँ पर डेटा मिल रहा है बट अभी हम इसमें चेंजेस नहीं कर पा रहे तो हम देखते हैं हमारी गलती कहाँ पर हुई है। अच्छा हमने यहाँ पर एक गलती की है कि यहाँ पर हमने डायरेक्टली फाइंड एम्प्लॉय की डेटा को यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो हम अब बाद में हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर हम अगर हम बाद में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर नहीं हो रहा। तो इसलिए हम ये यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा फाइंड एम्प्लॉय का डेटा है वो हमारे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के इनिशियल वैल्यू में दे देंगे और यहाँ पर सिंपली वैल्यू में एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट देंगे। तो अब हम यहाँ पर एडिट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्लोप का नाम चेंज करके यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं जैसे लिखते हैं अजय या लिख देते हैं मोहन। तो अब हम यहाँ पर सिंपली सबमिट करते हैं तो हमारे पास कुछ एरर आया है। अच्छा यहाँ पर हमने सिंपली नेविगेट किया था इसे अभी कमेंट कर देते हैं और देखते हैं। अब हम फिर से सबमिट करते हैं तो सबमिट हो गया है। अब इस एरर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारा नेम चेंज हो गया है। यहाँ पर हमने श्लोक लिखा था अब यहाँ पर हमारा मोहन नेम हो चुका है। और सिंपली एक बार और ट्राई करते हैं हम त्रिपाठी की जगह लास्ट नेम में त्रिपाठी की जगह पर हम कर देते हैं पटेल और सबमिट करते हैं तो यहाँ पर हमारा लास्ट नेम भी चेंज हुआ। इस तरीके से हम अपना डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली नेविगेट भी कर देते हैं स्लैश पे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट का यूज करेंगे और इसे सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर से। अब यहाँ पर हम नेविगेट भी कर सकते हैं।
तो हमारे पास अभी श्लोक त्रिपाठी फिर से आ गया है क्योंकि हमने इसे इनिशियल में दे दिया था। अब यहाँ पर चेंज कर देते हैं मोहन। तो हमारा हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा मोहन हो चुका है। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। फिर से हम एडिट करते हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी भी बदल देते हैं, यहाँ पर मोहन कर देते हैं और सबमिट करते हैं तो हमारा देखो चेंजेस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी पहले CSS सही करते हैं। तो हम हमारे टेबल में जाएंगे और इस CSS को यहाँ लिंक वाली CSS को कॉपी करेंगे और हमारे टेबल में जाके यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दें। यहाँ पर सिंपली एडिट, वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर है हमारे पास एम्प्लॉय। तो हमारा यहाँ पर एडिट यूजर ऐसा आ चुका है। अब हमारा एडिट यूजर भी हो चुका है, पर अभी भी हमारे कोड में बहुत सी गलतियां हैं। अब हम उसे सही करते हैं। अब यहाँ पर हमारा सिंपली बेसिक CRUD बन चुका है। अब एक बार हम पूरे ऐप को ट्राई करके देखते हैं। हमें यहाँ पर एक एरर मिल रही है कि ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड बी यूनिक की। तो हमने जहाँ पर भी मैप का यूज किया है वहाँ पर हमें एक यूनिक की देनी पड़ेगी। तो हमने इस tr पर एक की लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं की, और की में सिंपली हम इंडेक्स दे देते हैं और वो इंडेक्स हम यहाँ से गेट कर लेंगे। तो अब हमारी शायद एरर चली जानी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं आ रही। अब सिंपली हम इस ऐप का यूज करके देखते हैं। पहले हम अब उसका हम नाम रख देते हैं। पहले सब फर्स्ट नेम लिखते हैं उसका विवेक, लास्ट नेम लिख देते हैं शर्मा और उसकी ईमेल आईडी लिख देते हैं viवेक123@gmail.com और उसका फ़ोन नंबर हमने कुछ भी लिख दिया और इसका लिख देते हैं हम ये है एक फुल स्टैक डेवलपर। अब जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमें यहाँ पर न्यू यूज़र का डेटा मिल जाता है। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस करके भी देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ एरर आई है, वो पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एरर एडिट यूज़र में मिली है, तो एडिट यूज़र में जाते हैं। अच्छा गाइस, हमने जो ये हमने जो अभी बनाया था उसमें एक दिक्कत है। अभी जैसे हमने ये ऐड फॉर्म बनाया है, अभी यहाँ पर हमने कुछ भी उसकी आईडी नहीं दी है। तो हम पहले यहाँ पर कुछ आईडी सेट करते हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। तो उसके लिए हम सिंपली अभी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सेट एम्प्लॉय में एक आईडी दे देते हैं और उसमें हम यूज कर देते हैं मैथ डॉट फ्लोर। इसके अंदर लगा देंगे मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। तो यहाँ पर एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी। तो अब इस कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर न्यू यूजर ऐड करते हैं। तो उसका नाम हम सिंपली
रख देते हैं विवेक शर्मा, ईमेल आईडी vivek@gmail.com और नंबर और इसे दे देते हैं स्टेप डेवलपर। और जैसे ही सबमिट करते हैं हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब हम एडिट यूजर करते हैं तो हमें उसकी देखो यहाँ पर आईडी मिल गई है और उसकी सारी डिटेल मिल चुकी है। अब यहाँ पर चेंज करते हैं। अब हम यहाँ उसकी आईडी बदल देते हैं, यहाँ पर सिंपली कर देते हैं विवेक शर्मा और ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो आईडी आ गई है विवेक शर्मा @gmail। उसका नंबर भी चेंज करके देखते हैं एडिट में जाके और उसका नंबर दे देते हैं सिंपली 111 और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर भी चेंज हो चुका है। ऐसे हम स्क्रड ऐप बना सकते हैं। अभी इसमें डिलीट का ऑप्शन रह गया है जो आप एक बार ट्राई करना, नहीं तो मैं इस वीडियो के एंड में उसका लॉजिक आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा ये क्रड ऐप तो बन गया पर इसमें अभी भी बहुत सारी गलतियां हैं जिसे हमें सही करना है। कि हमने रिएक्ट का यूज करके ये ऐप बनाई है। तो हम इसमें पहले गलतियां देखते हैं। सबसे पहली गलती यहाँ पर ये है कि हमने पहले इस निंजा को बंद करते हैं। तो सबसे पहले गलती यहाँ पर ये है कि हमने ऐप के अंदर डेटा को यूज किया है और जैसे हमारे पास अभी तो 4 राउट है। अगर हमारे पास ऐसे मल्टीपल 10 या 20 राउट होते तो हमें ऐसे ही प्रॉप्स में पास करना पड़ता है। तो ये हमारा थोड़ा गलत हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो ग्लोबली डेटा होता है उसके लिए हम दो चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि रिएक्ट जेएस का कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसे ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं कोई भी कंपोनेंट में। और दूसरा होता है रिएक्ट रिडक्स का यूज़ करके। अब रिडक्स इसमें थोड़ा टफ हो जाएगा तो हम इसमें कंटेक्स्ट का यूज़ करके ग्लोबली डेटा स्टोर करना सीखेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने डेटा दिया है, अगर हमारे पास मल्टीपल यूज स्टेट होते तो यहाँ पर कोड बहुत ही लेंथी हो जाता और हमें बार बार प्रॉक्स में पास भी करना पड़ता। इसलिए हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सीखेंगे। और हमारी दूसरी गलती ये है यहाँ पर कि हमने एडिट फॉर्म में और ऐड फॉर्म में हमारे पास एक ही कोड है, तब भी हमने 2 बार लिखा है। और जब भी हम रिएक्ट में कोड लिखते हैं तो हमारा कोड ड्राई होना चाहिए। ड्राई यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ, यानी हमने एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट नहीं करना चाहिए। हमें एक ही कोड को बार-बार रिपीट नहीं करना चाहिए और यहाँ पर हमने एक ही कोड को बार-बार रिपीट किया है। तो हम इसे भी सॉल्व करेंगे। और कोई गलती आपको लगे तो हम मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और चलो पहले इसे सही करते हैं। पहले हम इसे ऐड फॉर्म और एडिट फॉर्म वाले का एक कॉमन कंपोनेंट बना देते हैं जिसकी वजह से हमें कोड बार-बार लिखना ना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक नया फ़ोल्डर बना देते हैं पहले, जिसका नाम रख देते हैं कॉमन। इसमें हमारे सारे कॉमन कॉमन चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहला तो हमारा फॉर्म है। तो यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं form.json। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉमन फॉर्म बनाएंगे और फिर उसका हम लोग एड फॉर्म और एडिट यूजर फॉर्म में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कोड भी बचेगा और थोड़ा कोड सिंपल दिखेगा। यहाँ पर हमें समझने में थोड़ी डिफिकल्टी पड़ रही है और वो हमें नहीं पड़ेगी। तो सिंपली हम फॉर्म में एक कंपोनेंट बना देते हैं फॉर्म। पहले एक फ्रेगमेंट लगाते हैं, फ्रेगमेंट लगा देना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो सिंपली हम इस फॉर्म को यहाँ से इतने को कॉपी कर लेते हैं।
और यहाँ पर पेस्ट कर देते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस फॉर्म की जगह हमारे फॉर्म का यूज़ करेंगे, पर उससे पहले हमने ये फॉर्म बनाया है, इसमें हमने ये हैंडल सबमिट और हैंडल चेंज ये दो फंक्शन दिए, तो वो हम लोग प्रॉप से गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं पहले हैंडल चेंज और हैंडल सबमिट, ये दो फंक्शन का यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पर प्रॉप से गेट कर ली। अब यहाँ पर इसको सिंपली कमेंट करते हैं पहले, और यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्म, और इसके प्रॉप्स में हम दे देंगे हैंडल चेंज में हैंडल चेंज फंक्शन, और हैंडल सबमिट में हैंडल सबमिट फंक्शन। तो इस तरीके से हमारा इतना बड़ा कोड एक लाइन में हो गया है। अब देखते हैं इसका आउटपुट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब एक यूज़र को ऐड करके भी देख लेते हैं। देखो हमारा कंपोनेंट जैसा था वैसा ही दिख रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पर पहले जो यूज़र का ऐड किया था वही कर देते हैं कुछ भी। ये सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। सबमिट, तो देखो हमारा सही से वर्क कर रहा है सब चीज़, और एडिट पे भी हो रहा है। तो अब हम इसी तरीके से एडिट में भी यूज़ करेंगे, तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे यहाँ से सिंपली हटा देते हैं, और हम एडिट वाले यूज़र में भी जाएंगे। पहले इसे सबको बंद कर देते हैं। अब एडिट यूज़र में गए, यहाँ पर भी इस फॉर्म को यहाँ से कमेंट कर देते हैं, और सिंपली फॉर्म कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल कर देते हैं, रेंडर करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो सिंपली हम लोग मैनुअल कर देते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट फॉर्म आ गया, इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एरर आई है, पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हैंडल सबमिट में हमारा हैंडल सबमिट फंक्शन दे देते हैं, और हैंडल चेंज में हमारा हैंडल चेंज फंक्शन दे देते हैं, और इस फॉर्म को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे पास कुछ एरर आ गई है, उसे पहले सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर एरर क्या है। फॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि हमने फॉर्म पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। देखते हैं, अच्छा वो रिएक्ट राउटर में से आ गया था। तो अब हम इसी यूज़र को एडिट करते हैं। अब यहाँ पर सिंपली हमें डेटा नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली एक और प्रॉप्स दे देंगे। एक और एम्प्लॉय, और यहाँ सब जगह अब यहाँ पर जैसे हमने ये वैल्यू दी थी ऐसे ही वैल्यू दे देंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमें वैल्यू देखने को नहीं मिल रही। तो यहाँ पर सिंपली ऐसे वैल्यू लिख देंगे सब जगह।
यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं पोजीशन, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नंबर, फिर यहाँ पर लिख देते हैं ईमेल, यहाँ पर लिखते हैं लास्ट नेम, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ एम्प्लॉय की जगह यहाँ पर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कर देते हैं। अब सिंपली यहाँ पर प्रॉप्स में एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को भी पास कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर एडिट यूजर में एम्प्लॉय का डेटा भी आ चुका है। तो हम यहाँ पर चेंज करते हैं स्लॉक, उसका नंबर सिंपली चेंज कर देते हैं 000 और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर चेंज हो चुका है। अब ऐड यूज़र वाले पे जाते हैं तो फिर से एरर मिला, क्योंकि हमने उसके प्रॉप्स में ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास नहीं किया है। तो वो भी हम करते हैं, पहले यहाँ से एडिट यूज़र वाले फॉर्म में से इसको रिमूव कर देते हैं। अब ऐड फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर सिंपली एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में दे देते हैं सिंपली हमारा एम्प्लॉय, और रिलोड करते हैं तो हमारा ये आ चुका है। अब सिंपली एक न्यू डेटा ऐड करते हैं, विवेक शर्मा, सबमिट करने पे डेटा आ रहा है, और एडिट करने पे हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जॉन की जगह विवेक कर देते हैं और सबमिट करते हैं, तो ये एडिट भी हो रहा है। तो ये हमारा सही से वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारा कोड देखो कि हमने जो काम दो जगह कर रहे थे उसका एक ही जगह पर कर दिया है, और उसको सिंपली तरीके से एक ही में यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से हम अपने कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं, और ये कोड हमारा थोड़ा अंडरस्टैंडेबल भी है, तो यहाँ पर हमें सब कुछ समझ भी आ रहा है। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारे एप.js में इस डेटा को पास किया है, इसके लिए हम बनाएंगे अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और हम इसमें सीख भी लेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज हम कैसे कर सकते हैं, और हम इसे ग्लोबली पास कर सकते हैं। हमने बता दिया कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज क्यों करना चाहिए। यहाँ पर हमें जैसे कि मल्टीपल पेज होते हैं तो सब में ऐसे प्रॉक्स पास करने पड़ते हैं, और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए हम इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना सकते हैं या रिएक्ट रिडक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करेंगे। अगर आपको रिएक्ट रिडक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं इसी इसी प्रोजेक्ट में। ठीक है, और तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाने से। तो उसके लिए एक पहले कंपोनेंट सोर्स में एक नया फोल्डर बना देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में न्यू फाइल बनाएंगे, जिसका नाम रख देंगे हम सिंपली एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स। अब इसमें सिंपली कंपोनेंट बना देते हैं और यहाँ पर हटा देते हैं। अब यहाँ प्रॉप्स में चिल्ड्रन लिख देते हैं, ताकि हमारे सारे कंपोनेंट रेंडर हो पाए। चिल्ड्रन। अब यहाँ पर एक न्यू कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, तो कॉन्स्ट एम्प्लॉय डेटा, और न्यू कॉन्टेक्स्ट बनाना है तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे।
इस तरीके से हम न्यू कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सिंपली एम्प्लॉय डेटा डॉट प्रोवाइडर लगाएंगे और यहाँ पर वैल्यू पास कर देंगे। अब यहाँ पर सिंपली जो जो वैल्यू हमें ग्लोबली पास करनी है वो देनी पड़ेगी। तो हम लोग अपने मेन एप जेएसएस में से इस डेटा वाले स्टेट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली पेस्ट करते हैं। अब इसे थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली वैल्यू में अपनी वैल्यू पास कर देंगे। तो सिंपली पहले देंगे डेटा और सेट डेटा, ये दो वैल्यू हमने पास कर दी और यहाँ पर चिल्ड्रन को रेंडर करवा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉन्टेक्स्ट बन गया है। अब ये कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले मेन में इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब ये मेन में हमारे पास रिएक्ट डॉट स्ट्रिक मोड है, इसका हमें अभी कोई काम नहीं है, तो सिंपली इसे हटा देते हैं और यहाँ पर हमारा सिंपली एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो हमारा ये इंपोर्ट हो गया। अब इसे एक्सेस करके देखेंगे। सबसे पहले कुछ एरर आ रही है, उसे सॉल्व करते हैं। यू स्टेट इज नॉट डिफाइंड, हमने यहाँ पर यू स्टेट को डिफाइन नहीं किया है। तो सबसे पहले ये इस यू स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट बन चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट बना है कि नहीं। तो उसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्सेस करके देख सकते हैं कि हमारा बना है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले टेबल में ही पहले करते हैं यूज। तो हमारा टेबल जेएसएक्स कहाँ है, ये रहा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम पहले कॉन्स बनाते हैं जिसके अंदर डिस्ट्रक्चर करेंगे हमारे डेटा और सेट डेटा को, और ये हमारा कहाँ से आएगा, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक से। अब यहाँ पर हमें देना पड़ेगा कि हमारा कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि हम मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे हमारा है एम्प्लॉय वाला, तो सिंपली लिखेंगे एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली लॉक करेंगे डेटा का और यहाँ पर इसे सबसे पहले इसे हटा देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। कुछ एरर आई, यूज कॉन्टेक्स्ट इस यहाँ पर हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट वर्क नहीं कर रहा है। अब सबसे पहले हम यूज कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि हमारा बना है कि नहीं। तो मैंने रिएक्ट यूज किया है। तो यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में देखेंगे तो हमारा एक कॉन्टेक्स्ट बन चुका है और जिसके अंदर हमारा डेटा और उसके अंदर हमारा एरे है। और इस एरे को ओपन करके देखते हैं तो हमारे डेटा यहाँ पर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसे एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हम पहले एक्सेस करके कहाँ देखते हैं, अपने होम वाली फाइल पे। तो हम यहाँ पर सिंपली अपने डेटा को एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स लिखेंगे, सबसे पहले नेम को डेटा को एक्सेस करते हैं और यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर लगाएंगे, हमारे पास कौन सा वाला है, एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यही है ना, नहीं हमारे पास है एम्प्लॉय डेटा।
तो यहाँ पर जाएंगे होम में और यहाँ पर सिंपली लिखेंगे एम्प्लॉय डेटा। ये हमारा एक्सेस नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसे एक्सपोर्ट नहीं किया होगा। हाँ, इसे हमें और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो सिंपली लिखते हैं एक्सपोर्ट। तो ये अब हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो स्लैश होम पे जाते हैं, स्लैश होम। तो हम लॉग में देखें तो हमें मिल चुका है डेटा। अब इसी डेटा को हम सब जगह यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल में जाते हैं और इस डेटा को यहाँ से हटा देते हैं। हमें अब प्रॉप्स में कोई भी डेटा पास करने की जरूरत नहीं है और सिंपली यहाँ पर बनाते हैं कौन डेटा यूज कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर हमारा एम्प्लॉय वाला डेटा। अब हमारा देखते हैं टेबल रेंडर हो रहा है कि नहीं। होम पे जाते हैं तो हमारा टेबल रेंडर हो रहा है। अब और क्या करते हैं, और हम ऐड फॉर्म में भी इस डेटा को यूज करने के अलावा यूज कॉन्टेक्स्ट के डेटा का यूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ से भी इस प्रॉप्स को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर कॉन्स्ट सेट डेटा का यूज करना है। यहाँ पर सेट डेटा कहाँ से, यूज कॉन्टेक्स्ट से, और कौन सा वाला, एम्प्लॉय डेटा वाला। अब हम यहाँ पर एक यूजर ऐड करके देखते हैं। तो जॉन विक सबमिट करते हैं तो हमारा न्यू यूजर बन चुका है। और हम अब फॉर्म में भी जाते हैं, अब एडिट फॉर्म में भी जाते हैं और ये प्रॉप्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर सिंपली कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा और यहाँ पर सिंपली यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा को इंपोर्ट कर देंगे। अब हमारा हर जगह यूज कॉन्टेक्स्ट से यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एफ.जेएस में से भी रिमूव कर देते हैं इस डेटा को। अब यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं और हमें यहाँ पर प्रॉप्स में भी पास करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये सब डेटा को यहाँ से रिमूव कर देंगे, रिमूव कर दें। अब इस तरीके से हम यूज कॉन्टेक्स्ट से भी क्रड ऐप बना सकते हैं। इसकी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं, एड यूजर करते हैं, डेटा कुछ भी दे देते हैं अभी सिंपली टेस्टिंग के लिए। तो हमारा ये ऐड हो रहा है। अब एडिट करते हैं, हमारी मेल आईडी यहाँ पर गलत है, हम चेंज करते हैं, ये विवेक वाली यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सबमिट करते हैं। तो हमारा एडिट भी हो रहा है। और अब हम देखते हैं डिलीट का लॉजिक हम कैसे बना सकते हैं, वो आप खुद इम्प्लीमेंट कर लेना। मैं इसमें सिर्फ दिखा दूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिंपली डिलीट वाला करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सिंपली एरे की फिल्टर मेथड का यूज करना पड़ेगा। जिस एम्प्लॉय के डेटा को डिलीट करना है उसकी आईडी को, उसकी आईडी का डेटा हमें एरे में से रिमूव करवाना है। तो फिर सिंपली हम फिल्टर करवा देंगे। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर लॉजिक लिख के बता देता हूँ आपको, आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं, कॉन्स फिल्टर डेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा है
उस पे मैप मेथड का यूज कर लेंगे, फिल्टर मेथड, सॉरी, थोड़ी पहले जगह छोड़, यहाँ पर फिल्टर यहाँ पर फिल्टर मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय लिखेंगे और यहाँ पर सिंपली एम्प्लॉय की आईडी मैच करेंगे। तो एम्प्लॉय डॉट आईडी यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू, सिंपली हम अभी पैराम्स वाली आईडी को ले लेते हैं, इस वाली आईडी को। अगर ये आईडी सेम ना हो, वैसे वाले सारे डेटा हमें फिल्टर करके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहले आईडी को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपली नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लॉग करवाना है सिंपली फिल्टर डेटा का। अब हम अपने आउटपुट में जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली एडिट करने पर यहाँ पर 21 लाइन में हमारा देखो स्लोप वाला डेटा यहाँ पर डिलीट हो चुका है। हमने सिंपली ये फिल्टर का यूज किया है और 21 लाइन का आउटपुट देख रहे हैं। यहाँ पर सिंपली देखो 21 लाइन का आउटपुट है और यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट रह गया है, विवेक वाला। और जैसे ही हमने स्लोप वाले पे क्लिक किया, हमारा स्लोप वाला डेटा इस एरे में से रिमूव हो चुका है और हम यहाँ पर सिंपली सेट डेटा में ये फिल्टर डेटा डाल देंगे, तो हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट में से भी ये डेटा रिमूव हो जाएगा। हम इस तरीके से डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, ये उसका लॉजिक है। एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ कि हमने क्या किया है। यहाँ पर डेटा को फिल्टर किया है कि एम्प्लॉय की आईडी जिस चीज की मैच ना हो, जिसकी मैच होगी वो वाला डेटा यहाँ बाय डिफॉल्ट फॉल्स हो जाएगा और बाकी के सारे यहाँ पर ट्रू रहेंगे। तो ट्रू वाले सारे डेटा फिल्टर हो जाएंगे और एक न्यू एरे में स्टोर हो जाएंगे और जो मैच होगा वो वाला फिल्टर आउट हो जाएगा, मीन्स कि वो नए एरे में नहीं स्टोर होगा। इस तरीके से हम डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपना क्रड ऐप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और मैं ऐसे नए वीडियो बनाता रहूँगा और आपको कोई टॉपिक पे डाउट हो तो वो भी हम मुझे पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।